नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो पार्टी सिस्टम है। कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, फोर्थ सेमेस्टर। यह 7वां यूनिट है इस पेपर का। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेबस, कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, 7th यूनिट पार्टी सिस्टम, वो आज हम करने जा रहे हैं। पार्टी सिस्टम, अब देखिए जो पार्टी सिस्टम है इसे हमें कंपैरेटिव वे में डील करना है। यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जब हम पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करते हैं तो जो राजनीतिक शास्त्री हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि क्या हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर ये पार्टी सिस्टम के तौर पे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कंट्रीज को, या फिर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था किस किस देश में किस तरीके की है। जैसे फॉर एग्जांपल की पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, यहाँ पे ये किस तरीके की व्यवस्था है, क्यों ये व्यवस्था अस्तित्व में आई। टू पार्टी सिस्टम, इसके इमरजेंस के क्या कारण है। मल्टी पार्टी सिस्टम, इसके इमरजेंस के क्या कारण है। इसकी हिस्टोरिसिटी क्या है, ये जो पार्टीज जो आई है। क्योंकि आप सब देखेंगे कि जो पार्टीज है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। क्योंकि जो पार्टीज हैं वो एक तरह से ये कंसीडर करा जाता है कि मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट है और ये आपकी मासेस यानी पीपल्स हो गए, या इसको सिटीजन भी कह सकते हैं। तो जो इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज है वो आपका कौन कराता है? पार्टीज कराता है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है या फिर जहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा, एक या कम्युनिटीज के द्वारा, वहाँ पे पार्टीज किस तरीके से उत्पन्न हुई, पार्टीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उस चीज को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम पार्टीज को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, पार्टी का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि पार्टीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनाइटेड इन अ परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो राजनीतिक दल हैं या जो दल हैं उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि वो राजनीतिक सत्ता को किस तरीके से कैसे प्राप्त करे। उनका केवल और केवल एक गोल रहता है, या फिर हमेशा एक एक तलाश में रहते हैं कि उनको राजनीतिक सत्ता मिले, वो पावर में आ सके। और ये क्या होता है, एक एकजुट लोगों का एक ग्रुप भी होता है। कि मान लीजिए कि दल राजनीतिक सत्ता की तलाश में एकजुट हुए लोगों का क्या है, एक समूह है। कि एक ऐसा समूह, एक ऐसे लोगों का ऐसा समूह जिसका केवल और केवल मेन मकसद क्या है कि हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है, राजनीतिक शक्ति हमें प्राप्त करनी है। अब इस डेफिनेशन से, इस अंडरस्टैंडिंग से कि पार्टीज क्या होती है, हम एडमंड बर्ग के एक स्टेटमेंट पे आते हैं जहां पे वो पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टी को डिफाइन करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट से कि पार्टी इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी लोगों का कुछ समूह है। उसके बाद जो एडमंड बर्ग है वो ऐड करते हैं कि प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट, कि ये जो लोगों का समूह है पार्टी, वो क्या करता है, आपके नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जो भी राष्ट्रीय हित है हमारे, अगर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ा होगा और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े होंगे, तो उनको समझ में आता होगा कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कि जहाँ पे दो तरीके के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है जो कांस्टेंट रहता है हमेशा, और दूसरा जो टाइप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट होता है वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करता है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो हमें किसको प्रमोट करेगी? नेशनल इंटरेस्ट को। बेस क्या होगा? बेस होगा आपका शेयर्ड प्रिंसिपल, यानी साझा सिद्धांत के आधार पे राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना। अब देखिए, अगर हम इसी वाले में देखें तो जो इसमें जो एक्सचेंज है, जो जनता का या पीपल का जो एक्सचेंज है गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से, जो पार्टी
इसको सुदृढ़ कर रही है या मजबूत कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि पार्टी यहाँ पे क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रही है। इंस्ट्रूमेंटल यानी एक तंत्र के तौर पे ये यहाँ पे वर्क कर रही है कि आपकी वॉइस को ये आगे ले जाएगा। तो पार्टी सर्व्स एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर आर्टिकुलेटिंग एंड मोबिलाइजिंग द मासेस। कि पार्टियां क्या करती है, जो जनता है उनकी राय को व्यक्त करती है, जनता को संगठित करती है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं या फिर दो मुख्य शब्द हैं, व्यक्त करना और संगठित करना। ठीक है, यानी जो जनता की मांग है या फिर जो जो भी उनकी याचनाएं हैं उनको व्यक्त करना और जनता को संगठित करना। कि अपने, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लोगों को संगठित करती है कि आप हमें सत्ता में लेके आइए, हम यहां पे विकास करेंगे। एडमंड बर्ग की स्टेटमेंट को ही आगे हम लेके चलते हैं, तो देखिए जो हमें यहाँ पे निकल के आया कि एडमंड बर्ग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को पॉजिटिवली डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों को संगठित करती है। ठीक है, लोगों को एक करती है, मोबिलाइज करती है, उनका ध्रुवीकरण करती है। जो कि कई बार क्या होता है कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से भी आगे निकल जाते हैं, उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। मगर मेन एम क्या होता है हमारा, नेशन बिल्डिंग, स्टेट बिल्डिंग या जो डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी है उसको बिल्ड करना होता है। कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनावी राजनीति से कई बार परे चले जाती है। राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण, लोकतांत्रिक पहचान निर्माण के लक्ष्य के लिए लोगों को संगठित करती है। और देखिए, जो पार्टी का हमेशा से एक प्रयास रहता है या फिर आगे एक ऐसे अपने जो एफर्ट्स है उनको लीड करना होता है, तो सिंपल सा होता है कि सबसे पहले तो वो ये पॉलिटिकल पावर, जिसे विनिंग इलेक्शन बोलते हैं, विनिंग लेजिस्लेटिव सीट बोलते हैं। दूसरा, अवेयरनेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एंथुजियाज्म प्रोवाइड कराती है, उत्साह बनाती है एक तरीके से। किसके लिए? फॉर द सोसाइटल डेवलपमेंट, यानी समाज विकास के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए जागरूकता और उत्साह को बढ़ाती है। तो पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर रोल प्ले करती है। जब भी हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होते हैं या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में होते हैं, जहाँ पे इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अपने लीडर्स को चुनने के लिए, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो पार्टी है, वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो सीधा आपका एक संबंध स्थापित करने की बात करती है कि एक तरफ गवर्नमेंट है और एक तरफ आपका सिटीजन है। तो पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। देखिए, जो पार्टीज हैं वो ऑपरेट करती है ऑटोनोमसली। देखिए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव या लिबरल डेमोक्रेसी है, वहां पे देखेंगे पार्टी एक अलग तरीके से स्वायत्त होके अपना कार्य करती है। ठीक है, और पार्टीज का देखिए ऐसा नहीं है कि कहीं पे इररिलेवेंट है। देखिए, पार्टीज हमारी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी होती है, वहां पे भी उसका जो महत्वता है रहती है। और ज्यादा महत्वता कहां पे आ जाती है, जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, जहां पे हम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं, तो वहां पे तो पार्टी एकदम बहुत अच्छे स्वरूप से निकल के सामने आती है और बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि लिखा हुआ है कि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि जो पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता, और राजनीतिक स्थिरता हर देश के लिए एक महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी देश में अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो राजनीतिक स्थिरता इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार की जितनी भी नीति है, जितना भी काम है, राजनीतिक स्थिरता इज द की फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री।
आगे हम देखते हैं कि जो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट कंट्रीज हो गई या टोटलिटेरियन रिजीम्स है, वहाँ पे भी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो कंट्रोल करती है। जो पार्टी जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर हम देखें तो चाइना अपने आप को तो डेमोक्रेसी बोलता है कि हम पीपल्स डेमोक्रेसी है, मगर वहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, इवन जो आर्मी है वो पार्टी को प्रोटेक्ट करती है। तो जो पार्टी का जो रोल है, जो महत्वता है, जो भूमिका है, वो बहुत अधिक होती है। इवन कम्युनिस्ट कंट्रीज, टोटलिटेरियन और जो भी जो मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, मगर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो रोल ऑफ पार्टी है, यानी जो 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 पार्टी की जो भूमिका है वो हर जगह बदलती है। वो क्या करती है, वेरी करती है। जिस तरीके का भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जिस तरीके का भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वहाँ पे उस तरीके से अपनी व्यवस्था के अनुकूल पार्टी वर्क करती है। आप देखिए, जो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को हमने समझने की कोशिश करी ऊपर की दो स्लाइडों में। अब हम पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं कि पार्टी सिस्टम को कैसे डिफाइन करें। तो देखिए यहाँ पे जो दो थिंकर निकल के आ रहे हैं, जो कि आप अपने एग्जाम में भी नाम मेंशन करना, एक है पॉल पेनिंग्स एंड जैन एरिक। इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करा है। ये बोल रहे हैं, सॉरी, पार्टी सिस्टम को। अब ये जो बोल रहे हैं कि ये जो पार्टी सिस्टम है, ये जो पार्टी सिस्टम है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का कह सकते हैं हम, एक तरह से व्यवस्था है या एक प्रणाली है, एक संरचना है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए एक हम ऐसा माना लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर हो गया। आप गोल भी बना सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये बोल रहा है कि पार्टी सिस्टम एज अ स्ट्रक्चर्स ऑफ पार्टी कंपटीशन। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बता रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पार्टी कंपटीशन। पार्टी कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। दूसरा पार्टी कॉपरेशन, संयोग, कॉपरेशन। एक तो आपका हो गया प्रतिस्पर्धा, दूसरा संयोग। देखिए, ये अगर दो एलिमेंट पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पार्टी सिस्टम है। अगर ये दोनों एलिमेंट नहीं पाए जाते तो हम पॉल पेनिंग के अनुसार और जैन एरिक के अनुसार हम ये नहीं बोल सकते कि ये पार्टी सिस्टम है। तो कोई भी अगर पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कि मान लो जो पार्टी सिस्टम है, तो क्या मिलेगा आपको इस व्यवस्था के अंदर, आपको क्या मिलेगा, एक तो कंपटीशन मिलेगा, दूसरा कॉपरेशन मिलेगा, 2C। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए फैमिली देखो, फैमिली भी क्या है, एक तरीके का स्ट्रक्चर ही है। तो फैमिली में भी तो यही चीज है, क्या है, कॉपरेशन है, कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं है वहां पे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पार्टी है कि ये वाला जो लॉजिक है यहाँ पे, ये वाला काम नहीं करेगा। और अगर आप देखेंगे कि जैसे हम कई बार बोलते हैं सिस्टम, ये जो व्यवस्था क्या बोल रहे हैं हम, सिस्टम। देखिए, सिस्टम होता क्या है, एक कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, एक इंटरडिपेंडेंसी है। क्या है, इंटर डिपेंडेंसी। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एंटिटी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखिए, पार्टी सिस्टम में क्या अंतर आ जा रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो कंपटीशन है कि जब इलेक्शन होता है तो सब पार्टी compete करती है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ पार्टियां जो हैं
जब compete करती है तो coalition बना लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में देख सकते हैं कि इलेक्शन से पहले लोगों जो पार्टीज हैं उन्होंने क्या कर लिया, गुट बना लिया, गुट एक्स, गुट वाई, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने गुट नहीं बनाया, जितनी भी पार्टीज हैं वो सब इलेक्शन के लिए फाइट कर रही हैं, ठीक है, अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेसिस जो भी है अलग अलग से, ठीक है, कोई कोएलिशन नहीं है। मगर जब इलेक्शन हो जाता है पोस्ट इलेक्शन, मगर हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि पोस्ट इलेक्शन अगर हम देखें चुनाव के बाद, तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए अगर किसी पार्टी को एक सिंगल जो वन पार्टी है उसको क्या है, मेजोरिटी नहीं मिली, तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में सामने आती हैं और बोलती है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सरकार बना लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पॉल जेनिंग और एनरिक, कि ये दोनों चीज पाई जाती है। जो पार्टी सिस्टम है वो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या पार्टी सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन एंड पार्टी कॉपरेशन। इलेक्शन से पहले कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, इलेक्शन के बाद संयोग, प्रतिस्पर्धा संयोग, ये दो वर्ड आप याद रखें। अब देखिए जो पार्टी सिस्टम है ना वो हमेशा से एक नहीं रहा है, वो बहुत सारे परिवर्तनों, बहुत सारे बदलावों से होके गुजरा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अस्थिरता, ध्रुवीकरण, ठीक है, पोलराइजेशन, स्ट्रेंथ एंड साइज, इलेक्टोरल डिस्प्रोपोर्शनैलिटी, क्लीवेज स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों। तो हम यहाँ पे यही निष्कर्ष कह सकते हैं कि जो पार्टी सिस्टम है ना वो बहुत सारे बदलावों से आगे बढ़ा है। अब देखिए जो पार्टी सिस्टम है ना वो जैसे पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे कंट्रीज के अंदर और पार्टी सिस्टम और मजबूत हुआ है, तो हम ये बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं। और ये जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे वोटिलिटी हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब क्या है कि दीज फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपटीशन एंड कॉपरेशन। ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन्होंने पार्टी कंपटीशन, पार्टी कॉपरेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करा है, और जो पार्टी सिस्टम है उसको चेंज किया है, परिवर्तित करा है, एक नए रूप में सामने प्रस्तुत करा है। और हम ये जो पार्टी सिस्टम के अंदर जितने भी चेंजेस हुए ना, हम इसको ग्लोबल लेवल पे देख सकते हैं कि पार्टी सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। अब देखिए जो बात हमने करी थी शुरुआत में इंट्रोडक्टरी में कि जो पार्टीज हैं वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसेटेड है, इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो इंटरमीडिएट करती है दो एंटिटी के बीच में, ठीक है। उसका जो प्राइमरी फोकस होता है कि वो एक्वायर करना चाहती है, कंसोलिडेट करना चाहती है और अपने आप को जो एक्सटेंड करना चाहती है। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी का जो प्राइमरी फोकस रहता है या फिर जो मुख्य काम है वो क्या करना है, पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करना है। देखिए अब यहीं से पॉलिटिकल जो पार्टी सिस्टम है वो कैसे बनता है कि जब पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है तो वह पार्टी प्रणाली या पार्टी सिस्टम का निर्माण करती है, कि जब वो सत्ता को प्राप्त करना चाहती है, पावर को प्राप्त करना चाहती है, तब वो क्या करती है, एक तरीके का सिस्टम क्रिएट करती है। अब देखिए ये सिस्टम भी क्यों क्रिएट है। देखिए मान लीजिए कि एक जगह पे 100 पॉपुलेशन है, तो देखिए हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति के सोचने समझने सब चीज का जो नजरिया है या फिर जो आयाम है वो सब अलग अलग है। क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, जो लोग हैं उसको क्या करती है, मोबिलाइज करती है, कंसोलिडेट करती है, ठीक है। तो जब वो कंसोलिडेट करती है तो बहुत कम चांसेस होता है कि कोई सिंगल पार्टी क्या हो कि ये 100 लोगों को मोबिलाइज कर ले, सारे के सारे लोग इससे मिल जाए।
जो कि ये क्या है, एक असंभव सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, असंभव। मगर जब पॉलिटिकल पार्टी यह स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, कि हमारे पास हम लगभग लगभग 40% लोगों को हम मोबिलाइज कर सकते हैं, 30% कोई और मोबिलाइज कर सकता है, या 10% को, तो ये क्या करती है, अपने वोट शेयर को बढ़ाने और सत्ता में आने के लिए क्या करती है, पार्टी से कोalition करती है, या एक सिस्टम का, एक प्रणाली का निर्माण करती है, जहां पे हमें क्या दिखता है, कॉपरेशन दिखता है, या और वहीं दूसरी ओर हमें कंपटीशन भी दिखता है, जो पार्टी कोalition के बाहर है। तो इस तरीके से ये पार्टी प्रणाली या फिर पार्टी सिस्टम या पार्टी व्यवस्था का निर्माण होता है। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, की पार्टी का निर्माण कैसे होता है। देखिए, पार्टी का जो निर्माण है ना, उसकी दो चीजें, एक तो उसका लोकस क्या है एंड उसका फोकस क्या है। लोकस एंड फोकस। लोकस का मतलब है कि लोकेशन, स्थान, और फोकस का यहां पे मीनिंग है ओरिएंटेशन, उसका अभिन्यास क्या है, देखने का तरीका, या फिर उसका ओरिएंटेशन क्या है, दूसरे की तरफ नजरिया क्या है। तो हम अंततः ये कह सकते हैं कि जो पार्टी जो है वो विभिन्न प्रकार, या फिर उनके जो प्रकार हैं, या जो पार्टी का जो उदय है, वो उसके स्थान और अभिन्यास के आधार पे होता है, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, जिसके क्या है, 4 इंपॉर्टेंट बेसिस है पार्टी के फॉर्मेशन होने में या पार्टी को फॉर्म होने में। वो क्या है, सबसे पहले एक आइडियोलॉजी है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो कुछ ना कुछ विचारों पे बनती है, जिसको हम आइडियाज भी कह सकते हैं या आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। उसके बाद उस पार्टी के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हित, कि इस पार्टी का ये हित है। जैसे ग्रीन पार्टी हो गई, तो ग्रीन पार्टी का क्या हित है कि हाँ, इन्वायरमेंटल जो इशू है उसको फोर फ्रंट पे रखना, या जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। और कुछ जो पार्टी है वो इशू, मतलब समस्या पे आधारित होती है। कुछ पार्टी इंटरेस्ट की होती है कि हमें इस तरीके का शासन उपलब्ध कराना है, जो कि हम इन चारों को डील करेंगे। तो यहां पे अभी आप क्या करिए, इन नामों को लिख लीजिए। सबसे पहला है विचारधारा, दूसरा है हित, तीसरा है मुद्दे, चौथा है व्यक्ति। ये 4 महत्वपूर्ण आधार हैं किसी भी पार्टी के गठन होने का। तो अब हम उन आधारों को देखते हैं जिससे पार्टी का गठन होता है। तो सबसे पहला आधार था आइडियोलॉजी। देखिए, आइडियोलॉजी भी बेस होता है पार्टीज का। जैसा कि हम देखते हैं रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि आपकी यूएसए के अंदर है, लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि आपके यूके के अंदर है। हम इजराइल के अंदर देख सकते हैं कि मेपाई एंड लेबर पार्टी है। इवन हम भारत का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वहां पे कांग्रेस और बीजेपी है। तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे भी पार्टीज का गठन होता है। तो आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब आइडियोलॉजीज भी बहुत तरीके की हो सकती है, कि किसी की आइडियोलॉजी हम देखें तो नेशनलिस्टिक है, किसी की सेकुलर है। तो वो बहुत सारे आधार हो सकते हैं, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। किसी का हो सकता है डेवलपमेंट हो सकता है, किसी का वेलफेयर, सोशलिज्म हो सकता है। बहुत सारी आइडियोलॉजीज है। नेशनलिज्म हो सकती है, नेशनलिस्टिक पार्टीज हो सकती है, बहुत तरीके की। और जो ये जो पार्टी हैं जो आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, ये कई बार अम्ब्रेला पार्टी के तौर पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है।
जो कि ये अम्ब्रेला पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पार्टी है जो छाता है एक तरीके से, जो छाता है इसके अंदर क्या है, जितने भी सोशल इंटरेस्ट हैं उन सभी को समाहित करती है। यानी जो समाज में जितने भी सामाजिक जो समस्या है या जो सामाजिक मांग है या जो सामाजिक हित है उन सबका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती है। इसलिए इसको अम्ब्रेला पार्टी बोला जाता है कई बार, आइडियोलॉजी बेसिस जो पार्टी होती है, क्योंकि ये चाहती हैं कि समाज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी इंटरेस्ट है, हम उसको अपनी पार्टी के अंदर लेके आए। और अगर हम देखें आज के जो युग के अंदर, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये जो अम्ब्रेला पार्टी है जो बात करती थी कि हमारे छाते के नीचे हर कोई आ जाएगा, कि हमारा छाता इतना बड़ा है, हर हर व्यक्ति, हर समाज का मुद्दा हम लेके आ सकते हैं। तो अब ये जो पार्टी है कहीं ना कहीं ये पैन पार्टी में शिफ्ट हुई है। पैन पार्टी यानी इससे भी थोड़ा सा बृहद स्तर, पैन मतलब संपूर्ण, बड़ा, जिसके अंदर ये बात करते हैं कि हम कोalition के द्वारा हम गवर्नमेंट फॉर्म करें, क्योंकि किस लगभग बहुत कम सिचुएशन में होता है कि किसी भी गवर्नमेंट को पूरी मेजोरिटी मिले और किसी भी पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिले। तो क्या करती हैं जो पार्टीज हैं, जो अम्ब्रेला पार्टीज भी हैं, वो छोटी छोटी पार्टियों को अपने अंदर शामिल करके अपना पैन पार्टी का नोशन इस्टेब्लिश करती है कि हाँ हम पैन पार्टी है, हम बड़ी पार्टी है और हम मिलजुल के सरकार बनाए। जो कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी जो बेसिस था शुरू में, उससे वो आगे बढ़ चली है, या फिर कुछ समय पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो आइडियोलॉजी से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब जो सेकंड जो फैक्टर है, जो दूसरा जो गठन का आयाम है, वो है इंटरेस्ट यानी हित। अब देखिए, हित के आधारों पर भी पार्टियों का निर्माण होता है। जैसे अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल, जो देखिए जो हित के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, एक तो कास्ट बेस्ड पार्टीज हो सकती हैं, क्लास बेस्ड पार्टी हो सकती है, क्लेन। देखिए जैसे इंडिया में कास्ट है, वैसे ही वेस्ट के अंदर एक क्लेन क्लेन भी होती है। तो क्लेन के आधार पे भी पार्टी हो सकती है, जिसे हम वंश कह सकते हैं। कम्युनिटी के आधार पे भी पार्टी हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर हम सोवियत यूनियन में देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, और साउथ अफ्रीका, इन सब में क्लेन बेस्ड पार्टीज आपको मिलेंगी। इंडिया में भी जो क्लेन बेस्ड या कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं, जो कि जो दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं जो स्पेसिफिकली। फिर उसके बाद जो दूसरा जो तीसरा जो आयाम आता है पार्टी के गठन होने का, वो आता है आपका इशू बेस्ड पार्टीज, यानी समस्या आधारित पार्टी, यानी समस्याओं के आधार पर पार्टी का गठन हुआ है। तो इसमें जो पार्टीज हैं वो आपकी लगभग जैसे ग्रीन पार्टी हो गई जर्मनी के अंदर, और भी यूरोपियन कंट्रीज में ये पार्टीज हैं। जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये जो करप्शन वाला इशू था। और भी जो पार्टीज हैं जो जैसे असम गण परिषद हो गई, तो ये पार्टी जो है ये इशू पर यानी समस्या या मुद्दों पर आधारित होती है, मुद्दा। तो ये तीसरा आयाम है पार्टी के गठन होने का। इससे पहले दूसरा आयाम हित था। अब देखिए जो चौथा महत्वपूर्ण जो आयाम है वो है इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब लीडर यानी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, यानी जिसका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है या फिर कोई करिश्माई व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके आधार पे भी कई बार पार्टी का निर्माण होता है। तो उसके आधार में अगर हम देखें तो जैसे हिटलर हो गया, मसोलिनी हो गए, तो ये सब जो लीडर्स आए, तो इनके नाम पे या फिर इन इंडिविजुअल को सेंट्रिक पार्टीज का भी गठन हुआ। और अगर हम पॉजिटिवली देखें तो गांधी
कई बार जब गांधी कांग्रेस से जुड़े तब जाके कांग्रेस एक मास पार्टी बनी। ठीक है, तो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी के भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्टी को फॉर्म होने में, पार्टी को एक्सपैंड होने में। देखिए, इंडिया इंडिया के अगर सेंट्रिक हम एग्जांपल देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसके संस्थापक रामविलास पासवान रहे हैं। और राज ठाकरे हो गए, तो उनकी जो शिवसेना वाली पार्टी, नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये सब हम सब पार्टी देख सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल की सेंट्रिक पार्टीज जो गठन हुई है या फिर आगे बढ़ी है। और देखिए, जो हमने पहले वाले में पढ़ा जो इंडिविजुअल सेंट्रिक था, तो जो ये सॉरी आइडियोलॉजी बेसिस जो पार्टी थी, तो ये बोलती है कि हाँ, हम ये तीनों चीज़ों को हम अपने अंदर समाहित करते हैं। ये तीनों जो कंपोनेंट हैं हम अपनी आइडियोलॉजी में समाहित करते हैं। मगर जो पार्टी जो है, जो जो नेचर है पार्टी का, वो उसकी लोकेशन और उसके ओरिएंटेशन के ऊपर निर्धारित होता है। तो लोकस एंड फोकस वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी ये जो 4 बेसिस है पार्टी फॉर्मेशंस के, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो हार्वर्ड एल राइटर हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च के माध्यम से जो पार्टी सिस्टम है वो किस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, कौन कौन से फेजेस आए हैं, उन सभी को ये 3 फेजेस में लेके आते हैं, जिसमें वो नाम देते हैं। जो सबसे पहला फेज है वो प्री बिहेवियरल फेज है, उसके बाद बिहेवियरल फेज है, उसके बाद पोस्ट बिहेवियरल फेज है। तो जो हार्वर्ड एल राइटर हैं यहाँ पे, वो इन 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं पार्टी सिस्टम को कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है अभी तक। ये 2006 के अंदर इनका शोध था पार्टी सिस्टम्स के ऊपर। अब देखिए, ये जो पहला जो फेज है, यानी जो पहला जो फेज है जिसे प्री बिहेवियरल फेज बोलेंगे, यहाँ पे देखिए व्यवहारवाद है। बिहेवियरल का मतलब यहाँ पे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद से पहले का दौर। तो देखिए, जो पहला जो फेज है, इसके अंदर जो पार्टी सिस्टम है, जो कि लगभग 50 सालों तक डोमिनेट रहा, ये वाला अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर मोटा मोटी ये था कि जो पार्टीज है उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझा जाता था। पार्टीज को क्या देखा जाता था? एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जाता था। और जो इस कालखंड के जो थिंकर्स हैं, जो एलेक्सी टॉकविले हैं, रॉबर्ट मिसेल है, ऑर्ट्सोगोस्की है, तो ये प्रमुख थिंकर इस एरा में डोमिनेटेड थे, इनकी राइटिंग डोमिनेटेड थी। ये बोल रहे थे कि पार्टी कुछ और नहीं है, पार्टी केवल और केवल एज अ ऑर्गेनाइजेशन ही है। जैसे हर सोसाइटी और हर स्टेट के अंदर और भी विभिन्न तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी भी उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है। टॉकविला एम्फेसाइज द मासेस नेचर ऑफ पार्टीज, कंसिडरिंग देम एज अ की इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविल सोसाइटी। कि देखिए, जो टॉकविला हैं, जो डेमोक्रेसी इन अमेरिका में अपनी बुक में लिखते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो पार्टी है वो एक सिविल सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और उसका एक मास नेचर है जो कि बताता है कि उसकी व्यापक प्रकृति के ऊपर जोर देता है कि नहीं, ये लोगों से कनेक्टेड है, ये सिविल सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए।
अब ये जो एलेक्स डी टॉकविले हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी इन अमेरिका में ये आई मीन पार्टीज के बारे में बोला कि देखिए दो तरीके की पार्टी है, जो ये टू फॉर्म ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, एक बिग एक स्मॉल पार्टी। तो बिग पार्टी क्या है, वो आइडियोलॉजिकल बेसिस है, उनका आइडियोलॉजी बहुत मजबूत है। और वहीं पे जो स्मॉलर पार्टी है वो आइडियोलॉजी को ज़्यादा महत्व नहीं देते बल्कि इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो भी उनके हित हैं। और ये जो स्मॉलर पार्टी है, जितना भी डे टू डे एक्टिविटी है, डे टू डे प्रॉब्लम है, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पावर और सत्ता की तलाश में जुटे रहते हैं। उसके बाद इस जो प्री बिहेवियरल एरा है, जिसमें दूसरे जो थिंकर है मोइसी ऑस्ट्रोगार्की, जो कि एक एक्सटेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जिसमें वो बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन जो पार्टीज का मेन फोकस क्या है, पॉलिटिकल फीलिंग्स और एक्टिव विल ऑफ सिटीजन्स को एक अट्रैक्टिव लीडर्स के पास लेके आने की बात करते हैं। यानी ऑस्ट्रोगार्की के अनुसार पार्टियां नागरिकों की राजनीतिक भावना और सक्रिय इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, जो राजनीतिक भावना है, यानी देखिए जो पॉलिटिकल बिहेवियर है और सक्रिय इच्छा है, मतलब जो उनकी एक्टिव विल है जो सिटीजन्स की, उन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम कोई पॉलिटिकल थिंकर, जो अक्सर सत्ता पर विजय या संरक्षण के लिए एक नेता की आकर्षक शक्ति के आसपास एकजुट होती है। इनका जो वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, कि ये जो क्लासिकल स्टडी है अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, एक एक्सटेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं। और इन्होंने फोकस जो ब्रिटिश और अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो जो कॉकस है, यानी जो पॉलिटिकल लीडर का समूह है, उसके बारे में बात करी कि जो जो हर पार्टी के अंदर एक 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 जो धड़ा होता है, जो डिसाइड करता है आगे क्या करा जाए, किस उम्मीदवार को चुना जाए, उस कॉकस के बारे में, यानी एक समूह जिसमें डिसाइड करा जाता है कि कैसे हम इलेक्शन लड़ेंगे, किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव कहाँ का होगा। तो इसके बारे में हमारे को ज्ञान उपलब्ध कराया, हम सबको समझाने की कोशिश करी कि ये कॉकस है कि जो ब्रिटिश और अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत प्रभावी तौर पे कार्य करता है। और पार्टी सिस्टम के अंदर हमें इसका भी एनालिसिस करना होगा कि ये जो कॉकस है वो किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करता है, और जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से ये कर पाता है। और आगे हम देखें जो ऑस्ट्रोगॉर्की है, देखिए इन्होंने एक डिटेल हिस्टोरिकल अकाउंट प्रेजेंट करा है हम सबके सामने कि पार्टी सिस्टम कैसे आगे बढ़ा, किस तरीके से परिवर्तित हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्यों ये जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज आया अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये किस तरीके से आया, ये जो यूनिवर्सल सफरेज है वो किस तरीके से इन व्यवस्थाओं के अंदर प्रभावी हुआ। उन सब के बारे में हमें ऑस्ट्रोगॉर्की के लिटरेचर से हमें बहुत एक्सटेंसिव एनालिसिस मिलता है। उसके बाद ये जो प्री बिहेवियरल फेज है, उसके अंदर जो तीसरे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वो है रॉबर्ट मिचेल। अब रॉबर्ट मिचेल जो बात करते हैं, उनका जो एम्फेसिस है वो पार्टी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कि पार्टी किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रोगॉर्की ने एक यहाँ पे वर्ड यूज करा है कॉकस, तो देखिए कॉकस भी एक तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंटर है। मान लीजिए किसी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, तो उसके केंद्र में कॉकस ही है जो डिसाइड कर रहा है।
मगर यहाँ पे जो रॉबर्ट मिसेल है वो ये बात करें कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशनल वे में काम करती है, कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है। ये बात करती है कि देखिए, नो डाउट पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, मगर कहीं ना कहीं इस इनके अंदर भी कोई ना कोई एक धड़ा, जिसे हम ओलिगार्की बोलते हैं, कोई ना कोई गुट गुट तंत्र मौजूद है। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी, मिचेल डिस्कस्ड the oligarchic tendencies inherent in mass organization, where every party's organization represent an oligarchical power rooted in democratic principles। कि देखिए नो डाउट ये जो लोकतांत्रिक संस्था है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो फाइट करेगी, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमें ओलिगार्किक प्रिंसिपल्स या फिर ओलिगार्की के पावर नेचर को हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रोगॉर्की ने भी यहाँ पे कॉकस का बात करा है, उसी कॉकस के बारे में, मगर यहाँ पे ये एक अलग तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं कि ये जो ओलिगार्की है ये मेन है। और इन्हीं का एक अंडरस्टैंडिंग है कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कि देखिए नो डाउट आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हैं, आप डेमोक्रेसी के अंदर हैं, और मगर पार्टी के अंदर क्या है, कुछ एलीट है, आई मीन वो कुछ कुलीन लोग हैं और वो हमेशा वर्चस्व में रहेंगे, पावर में रहेंगे। देखिए रॉबर्ट मिसेल का जो प्राइमरी फोकस है कि उसको ये स्टडी करना है कि ये जो इंट्रा पार्टी है, पार्टी के अंदर, देखिए यहाँ पे जो टर्म है ना कि पार्टी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे जो ओलिगार्की है उसका कैसे बोलबाला रहता है, यानी गुट, यानी कुलीन तंत्र जो डिसाइड करता है कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, ठीक है। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जो मैंने बताया कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, या आयरन लॉ यहाँ पे क्या है, एक पत्थर की लकीर है कि हमेशा हर पार्टी के अंदर ये जो कोर है, जो ओलिगार्की है, जो डिसाइड करा है, इसका हमेशा बोलबाला रहेगा। और देखिए इनका एक जो जिनके बारे में इन्होंने एडवोकेट करा है, आई मीन इस विचारधारा का समर्थन करा है, वो ये करा है कि देखिए जो मासेस है ना, जो गरीब जनता है, ये क्या है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये क्या है, अपरिपक्व है, स्थायी नहीं है, और हमेशा इनको रूल करने के लिए एक ओलिगार्की ही इनको गवर्न कर सकता है। और क्या बात करें कि देखिए जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो हमेशा रूल करेंगे इन्हीं लोगों को, ये जो ओलिगार्की जो है ना, ये जो कुलीन तंत्र है, यही लोग रूल करेंगे। और एक्चुअल में जो कंपटीशन है ये पार्टीज के बीच, जो ओलिगार्किल सिस्टम है, जैसे दूसरी पार्टी है तो उसके अंदर जो ओलिगार्की, ये उन लोगों की लड़ाई है, इसकी और इसकी, पार्टी ए और पार्टी बी। क्योंकि जो जनता है, जो मासेस है, वो क्या है, वो असक्षम है। यहां पे देखिए लिखा हुआ, इनहेरेंटली इमेच्योर, असक्षम है, इनकम्पिटेंट है। तो पहले दौर में हमने यही देखा कि ये जो तीन थिंकर हैं, कैसे ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ये जो प्री बिहेवियरल फेज है, इसके अंदर पार्टी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से पार्टी वर्क करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉकविला है, वो बात करने की जो पार्टी है वो दो तरीके की पार्टी है, एक बिग है एक स्मॉल है। बिग पार्टी हमेशा आइडियोलॉजिक सेंट्रिक है, स्मॉल पार्टी इंटरेस्ट बेस्ड है। वहीं पे जो ऑस्ट्रोगार्की है वो कॉकस की बात कर रहे हैं कि हर पार्टी के अंदर एक कॉकस है, सॉरी ब्रिटेन में, अमेरिका पॉलिटिक्स में ये कॉकस है, और ये किस तरीके से अपनी पार्टीज को
ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सल सफरेज है, ये किस तरीके से वो अस्तित्व में आ रहा है, और ये कॉकस इसे कैसे डील कर रहा है। तो इसके बारे में ऑस्टोगार की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट मिसेल आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की ये बोल रहे हैं कि देखिए पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सेंस में तो ठीक है, मगर वो जो उसे डेमोक्रेसी के अंदर ही काम करना है, मगर जो यहाँ पे जो फाइट हो रही है वो एक्चुअल में जो दो पार्टी हैं उसके ऑलिगार्की के बीच में हो रही है, वो एलीट के बीच में हो रही है। ठीक है, तो पहला जो प्री बिहेवियरल फेज है, यानी जो व्यवहारवाद से पहले का फेज है, तो उसके अंदर ये तीन थिंकर पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से व्यक्त करते हैं और पार्टी सिस्टम को इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो दूसरा जो फेज है, यानी जो दूसरा चरण है, चरण लिख लीजिए, जिसे बोलते हैं व्यवहारवाद। देखिए व्यवहारवाद को थोड़ा सा आपको यहां समझना होगा। व्यवहारवाद, देखिए व्यवहारवाद का सिंपल सा ये अर्थ है कि हम जो जो ये जो इम्पीरिकल अप्रोच है, यानी जो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है और जो ये अनुभवजन्य है, यानी जो नॉलेज है जो हमें अनुभव से प्राप्त हुई है, उन स्टडीज का इमर्ज हुआ बिहेवियरलिज्म में, कि ये बात करा गया कि हम नॉर्मेटिव वे में बात नहीं करेंगे, हम हमारे पास हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो क्वांटिफाइबल है, जिसका डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको बता सकते हैं। तो ये जो बिहेवियरलिज्म है जो एक तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? मेजरमेंट, यानी मापक। अब ये जो फेज है बिहेवियरल फेज, जो इंपीरिकल अप्रोच की बात करता है पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम का अध्ययन करने के लिए, और ये क्या करता है, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पे देखिए ये मार्क करिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और पार्टी सिस्टम को दोनों को कनेक्ट करने की बात करता है। यानी सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, अब हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में नहीं देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि ऑस्टोगार की और जो रॉबर्ट मिचेल जिस तरीके से देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक बिहेवियरल तरीके से देख रहे हैं, यानी इंपीरिकल अप्रोच से। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एक तरफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पार्टी सिस्टम को, इन दोनों को कनेक्ट करके हम देख रहे हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किस तरीके से पार्टी सिस्टम को प्रभावित करती है और पार्टी सिस्टम किस तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। इसके अंदर हमारे तीन इंपॉर्टेंट थिंकर आ जाते हैं। एक मॉरिस डुवर्जर है, न्यूमैन है और एंथनी डॉन्स है। अब देखिए ये जो मॉरिस डुवर्जन है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक वर्क है, जो कि इन्होंने जो यूरोप की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम का अध्ययन करा है और एक कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करा है पार्टी सिस्टम या पार्टी सिस्टम के लिटरेचर के अंदर। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, मॉरिस डुवर्जर। देखिए ये जो डुवर्जर है ना, ये पार्टी स्ट्रक्चर को एनालाइज करें यहाँ पे। देखिए यानी जो पार्टी है उसकी संरचना के ऊपर ये अपना विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसमें ये क्या पाते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके मेंबरशिप, उसका लीडर, ठीक है, संगठन, सदस्य और नेता, ठीक है, और जो फैक्टर्स हैं कि जैसे जीतने के लिए क्या क्या चीज प्रभावित करती है, जैसे नंबर्स, स्ट्रेंथ, अलायंस, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड रिजीम्स, इन सब का इन्होंने एक अध्ययन प्रस्तुत करा, इन सब का एनालिसिस करते हुए कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे ये फैक्टर्स इस पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, पार्टी सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, कि कैसे ये जो नंबर है ये किस तरीके से रिजल्ट चेंज कर दे रहा है।
और कैसे ये जो फैक्टर्स हैं, नंबर, स्ट्रेंथ, अलायंस, पॉलिटिकल पार्टी एंड रिजीम्स का जो रिलेशन है, ये किस तरीके से ये पूरे पार्टी सिस्टम और पार्टी स्ट्रक्चर और उस पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, इसका एनालिसिस उन्होंने प्रोवाइड कराया। आफ्टर एनालिसिस, तो जो मॉरिस डुवर्जर हैं उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करा, जिसमें से वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं किसी भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहले कॉकस, उसकी ब्रांचेस, सेल, मिलिशिया, इन सभी, ये सभी के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी ये सब मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनती है। क्या है? कॉकस, शाखाएं, सेल और मिलिशिया। कि बोला कि ये जो डुवर्जर बात करें कि इन सभी से मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। और देखिए कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हैं कि जैसे जो रॉबर्ट मिशेल बात कर रहे थे कि एक पार्टी के अंदर ओलिगार्की होता है, वो रूल करता है, यानी एक कुलीन तंत्र होता है वो रूल करता है। वहीं पे सेम मॉर डुवर्जर भी इस बात को एक्नॉलेज देते हैं या स्वीकार करते हैं कि जो कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो बाय द एलीट होती है, नॉट बाय द पीपल होता है। एक अंडरस्टैंडिंग इनका, मॉरिस डुवर्जर का, ये भी है कि ये जो पार्टी सिस्टम है वो लार्जली डिटरमाइन करता है इलेक्टोरल सिस्टम से। यानी जो इलेक्टोरल सिस्टम है वहाँ पर्टिकुलर कंट्री का, वो डिटरमाइन करता है कि पार्टी सिस्टम किस तरीके से होगा। अब जो ये जो बिहेवियरल फेज है, इसमें जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंकर आते हैं वो है सिगमंड न्यूमैन। अब देखिए जो सिगमंड न्यूमैन है ना, वो दो चीजों को देख रहे हैं। एक तो पार्टीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। पार्टीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे देखिए ये। तो यहाँ पे ये बात करें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना बिहेवियरल टाइम में, जो व्यवहारवाद में जो पार्टीज है वो क्या कर रही है कि जो जनता की राय होती है, जो पब्लिक ओपिनियन होता है, पब्लिक विल होती है, या फिर जो जनता की मांग होती है, जो कि बहुत अलग अलग है, क्योटिक है, एक जैसी नहीं है, अव्यवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजिंग द क्योटिक पब्लिक विल। क्योटिक का मतलब होता है डिसऑर्डर। उसको क्या कर रहा है, मॉडर्न पॉलिटी में ट्रांसफर कर रहा है। यानी जो अलग अलग है, मान लीजिए सब चीज अलग अलग है, कोई किसी का ये है, ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई पब्लिक प्रॉब्लम, कोई ये नहीं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रिफाइन करके एक 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 स्ट्रक्चर दे रहा है। और जो मॉडर्न पॉलिटी है, जो हमारा जो लोकतंत्र है, उसके अंदर वो स्थान उसे उपलब्ध कराना चाह रहा है। तो जैसे एक तरीके से जैसे जूस वाली मशीन देखो आप, वो एग्जांपल यहाँ पे फिट होगा। तो जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे जो, जब हम मिक्स जूस पीते हैं, जैसे गाजर का हो गया, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और एक जगह पे वो फिल्टर होके यहाँ पे गिलास के अंदर आता है। ठीक है, तो गिलास में जब हम पीते हैं तो वो क्या है, एकदम फिल्टर होके आया हुआ है। ठीक है, तो सेम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एक तरह से मशीन का ही काम, मशीन के जैसा ही काम कर रही है। वो जितना भी अलग अलग सारा इंग्रेडिएंट्स है, अलग अलग तरीके, क्योटिक पब्लिक विल है, या फिर अव्यवस्थित मांगे हैं, ओपिनियन है, राय है, उन सबको व्यवस्थित करके मॉडर्न पॉलिटी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। और यहाँ पे सिगमंड न्यूमैन दो चीजों को अलग करने की बात कर रहे हैं। एक तो है पार्टीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन और पार्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। हिंदी में क्या है, प्रतिनिधित्व की पार्टी और एकीकरण की पार्टी। इसको समझिए, जैसे प्रतिनिधित्व की पार्टी,
स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी बाय फैसिलिटेटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसका अर्थ यह है कि जो प्रतिनिधित्व की पार्टी है, जिसके अंदर क्या बात करी जाती है कि हम लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बना के लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे। और जबकि सामाजिक एकीकरण की जो पार्टी है वो अपनी विचारधाराओं की कड़ाई से अनुपालन लागू करके लोकतंत्र को कमजोर करती है। ठीक है, कि जो दूसरी जो पार्टी है, जो अपनी जो नियम कानून, जटिल नियम कानून है, जो समाज के एकीकरण को जटिल तरीके से करना चाहती है और इन्फोर्स करके करना चाहती है, तो उस परिस्थिति में जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइल पार्टीज ऑफ सोशल इंटीग्रेशन वीकन डेमोक्रेसी बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद देयर आइडियोलॉजी। अगर कोई पार्टी जो इंटीग्रेशन की बात कर रही है और एक जबरदस्ती तरीके से इंटीग्रेशन की बात कर रही है कानून बना के, तो ऐसे में क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो वीकन हो रही है अकॉर्डिंग टू सिगमंड न्यूमन। और आगे हम देखते हैं कि जो न्यूमन है वो ये बात करे, न्यूमन एम्फेसाइज दैट द वायबिलिटी ऑफ पार्टी सिस्टम इज अ टेस्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। कि जो पार्टी प्रणाली की व्यवहार्यता है, यानी जो इसकी स्थिरता है, उसको हम उसके सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता के एक परीक्षा के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अगर स्थिर है तो हाँ, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है, वो व्यवहार्य है। यहाँ पे जो तीसरे थिंकर है जो एंथनी डाउन्स है, वो एक मॉडल को इंट्रोड्यूस करते हैं, अब मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, जो कि ये बात करता है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है ना वो डेमोक्रेसी के सेंट्रल में है। जो डेमोक्रेसी है उसके सेंटर में क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स है। एक ऐसे मॉडल की बात करते हैं। अब यहाँ पे लेके आते हैं कि जो एंथनी डाउन्स है वो ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है और वोटर्स है ना, वो दोनों तार्किक रूप से व्यवहार करते हैं, यानी रैशनली बिहेव करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे पार्टी के भी कुछ गोल्स हैं और वोटर्स के भी कुछ गोल्स हैं। ठीक है, उन दोनों गोल्स को दोनों पाने के लिए क्या करते हैं, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टी पॉलिसीज बनाएगी किसके लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। और जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो इसलिए वोट करेंगे क्योंकि वहां पे उनके इंटरेस्ट पूरे हो रहे हो। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज का फिनोमिना हमें दिखता है। जो एंथनी डाउन्स का जो मॉडल है ना वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना, इसमें हो क्या रहा है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को सीख कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे दोनों को उद्देश्य क्या है कि अपने गोल्स को प्राप्त करना। तो एक्सचेंज हो रहा है। पार्टी क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा अपने वोट्स को, और जो सिटीजन है वो रैशनली बिहेव करेगा, यानी वो अपने इंटरेस्ट की ओर भागेगा। तो दोनों में एक्सचेंज हो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि जो एंथनी डाउन्स का मॉडल है वो ये मानता है कि प्रत्येक सरकार राजनीतिक समर्थन को अधिकतम करना चाहती है। हर कोई चाहता है कि अपना वोट बैंक इंक्रीज करे और उसका प्रयास भी करती है। चुनाव एक सरकार का चयन करने के केंद्रीय उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए जो जो चुनाव है वो क्या कर रहा है, वो उस गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए हो रहा है ना। कि जैसे इंडिया में भी देखेंगे तो इलेक्शन किस लिए, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका, तो इसीलिए क्योंकि हमें गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, अकॉर्डिंग टू एंथनी डाउन्स। अब हम बात करते हैं डाउजियन मॉडल, या फिर जो डाउन्स के अंडरस्टैंडिंग ने जो हमें बताया कि गवर्नमेंट के लिए हमेशा ये
सुनिश्चित करना है कि उनका वोट बैंक कैसे बने। जो भी पार्टी है, जो भी या गवर्नमेंट में या अपोजिशन में, वो हमेशा से चाहती है कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो। और सेंट्रल पर्पस ही होता है इलेक्शन का कि वो एक किसी गवर्नमेंट को चुने। तो कई बार क्या होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, जो गवर्नमेंट में होती है, वो अपनी पॉलिसीज एक्शंस के द्वारा ये कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट्स मिले। ऐसी पॉलिसीज को बनाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट मिल पाए। अब यहाँ पे डाउजियन जो मॉडल है, वो एक स्पेशल अप्रोच की इमरजेंस की बात करता है, या फिर एक फाउंडेशन तैयार करता है स्पेशल अप्रोच। देखिए, जो स्पेशल अप्रोच है ये स्पेस से रिलेटेड है। कि देखिए, जो स्थानिक जो दृष्टिकोण है इसको बताने की कोशिश करते हैं। और ये बात करते हैं कि देखिए, जो स्थानीय दृष्टिकोण है वही पार्टी का एक जुड़ा हुआ भाग है। यानी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पर्टिकुलर स्पेस की लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो नेता है वो इसी स्पेस से इमर्ज होके आ रहे हैं। तो एक स्पेशल अप्रोच की बात कर रही है एंथनी डाउन्स। तो देखिए, जो स्पेशल अप्रोच है ना, वो बेसिकली बात करता है कि जो एक सोसाइटी का जो स्पेस है, एक पब्लिक स्पेस है, उस सोशल बैकग्राउंड को हमें एनालिसिस करना है। एनालाइज किसको करना है हमें? जो वोटर्स हैं, ठीक है, उनके सोशल सोशल बैकग्राउंड को हमें देखना है। पॉलिटिकल पार्टी कैसे जो कलेक्टिव डेवलपमेंट के गोल को किस तरीके से बढ़ाएगी, इसको एनालाइज करते हुए उस सोशल बैकग्राउंड, जो भी सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसको अध्ययन करते हुए हम कैसे आगे अपने हितों को बढ़ाएंगे, अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे। फिर ये जो जॉन बॉन्डल है, एक तो ये बोल रहे हैं कि देखिए, पार्टियों के भीतर जो व्यक्ति व्यक्ति हैं उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि और पार्टी के भीतर सामूहिक विकास दोनों का विश्लेषण करना है। ठीक है, एक तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो पार्टी के अंदर हैं, उनकी सोशल बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, कलेक्टिव डेवलपमेंट के गोल को हमें एनालाइज करना है कि हाँ, वो कलेक्टिव है या नहीं है, या फिर किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। और यहाँ पे जो जॉन बर्नडल लेके आते हैं, एक 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 स्पेस लेके आते हैं कि ये बोलते हैं कि देखिए, जो सोशल लाइफ है, जो पॉलिटिकल पार्टी की जो सोशल लाइफ है, यानी किसी भी पार्टी का जो राजनीतिक काल है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। किससे? आइडियोलॉजी से अलग नहीं कर सकते। और जो जर्नल लोग, एक स्थानीय लोग जो हैं, वो यहाँ पे क्या सोचते हैं, इससे हम अलग नहीं कर सकते। हम इलेक्टर्स के एटीट्यूड्स के अलग नहीं करते, जो वोटर हैं या मेंबर हैं या लीडर है। तो देखिए, एक स्पेस है, कहने का मतलब यहाँ पे वोटर्स भी हैं, मेंबर्स भी हैं पार्टी के, और लीडर्स भी हैं। तो इन सब की जो पृष्ठभूमि है, वो पार्टी कभी भी अलग नहीं कर सकती, हम सेपरेट नहीं कर सकते। पार्टी हमेशा यहाँ इस लोकल एरिया, यानी जो स्पेशल अप्रोच है, उससे हमेशा जुड़े रहेगी। यानी जो ये जो स्थानीय स्थिति है, इससे हमेशा जुड़ी रहेगी पॉलिटिकल पार्टी। जब वो जिन बॉन्डल जब पॉलिटिकल पार्टीज का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश पार्टीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्होंने हाईलाइट करा कि देखिए, यहाँ पे क्या है, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो व्यवसायीकरण है, जो क्लास बैरियर है, मशीन है, और ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, जो जिसे नौकरशाही बोलते हैं, these factors could impact the internal dynamics and फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप देखोगे, जो वहाँ जो यू ब्रिटेन का जो स्पेस है, जो हम स्थानीय स्थिति बोलते हैं, वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छे से दिखेगा, क्लास बैरियर दिखेगा, मशीन्स दिखेगा। क्योंकि देखिए, जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। मशीन्स का आपको दिखा, ब्यूरोक्रेटाइजेशन मिलेगा, नौकरशाही जिसे बोलते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये प्रभावित करते हैं पार्टी किस तरीके से फंक्शन करती है। अब हम बात करते हैं थर्ड फेज की, जो पोस्ट बिहेवियरल एरा है। यानी
व्यवहारवाद के पूर्व, देखिए जो इस पीरियड के अंदर ना एक रैशनल चॉइस अप्रोच को अस्तित्व में आया है, इसके ऊपर बात करी गई है, इसकी मदद से समझने की कोशिश करी। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के द्वारा पार्टीज और भी नए पॉलिटिकल इश्यूज सच एज इलेक्टोरल चेंज, ये सब इस पोस्ट बिहेवियरल एरा में आते हैं। मास पार्टीजनशिप आता है, लेजिस्लेटिव बिहेवियर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट बिहेवियरल एरा में आती हैं। जैसे कोएलिशन बिल्डिंग हो गया, बहुत तरीके की मैथडोलॉजिकल इशू इस पीरियड के अंदर बहुत सारे चीज़ों पर जोर दिया है या प्रमुखता मिली है इन सभी इश्यूज पे। तो जो देखिए पोस्ट बिहेवियरलाइजेशन है, इसके अंदर बेसिकली दोबारा से एक तरीके से जो थ्योराइजेशन है पार्टी का और पार्टी सिस्टम का, वो नए तरीके से करा गया, नई टाइपोलॉजी उपलब्ध कराई, यानी नए परिवेश या फिर नए नए स्टेजेस में बांटा गया पार्टी पॉलिटिक्स और उसके मॉडल्स को। अब देखिए यहाँ पे इस एरा में होता क्या है, इस एरा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतरण होता है पार्टीज का और पार्टी सिस्टम का। और यहाँ पे ना दो तरीके से पार्टी और पार्टी सिस्टम को बताने की कोशिश करी गई है। देखिए जिसमें से जो पहला जो भाग है उसमें ये बोला गया है कि जो जो पार्टी पार्टी मॉडल है वो कि कुछ कंट्रियों में कुछ स्पेसिफिक है, उसको हम दूसरी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। उसका जो रेलेवेंस है, उस जो कोई पार्टी है या कोई पार्टी सिस्टम है, उसका रेलेवेंस उस मॉडल में ही है, एक पर्टिकुलर स्पेस में है, पर्टिकुलर एरिया में है, पर्टिकुलर कंट्री में है। दूसरे में बात करी गई कि जो पार्टी की जो जो हम स्टेजेस में बांटेंगे टाइपोलॉजी या फिर जिसको हम विभाजित करेंगे, वो क्या होगा, और जो पार्टी की जो थ्योराइजेशन होगी वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी हम यूनिवर्सल अप्रोच के साथ करेंगे जो कि ज़्यादा देशों में लागू हो। तो पहले में हम पर्टिकुलर देख रहे हैं, दूसरे में हम जर्नल अप्रोच देख रहे हैं कि कुछ पार्टीज जो है वो इस तरीके के मॉडल को बिल्ड कर रही है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में ही अप्लाई होता है। दूसरे में हम पार्टी को जो थ्योराइज करेंगे, उसकी टाइपोलॉजी बताएंगे, वो किसके साथ करेंगे, हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के साथ करेंगे, यानी यूनिवर्सलाइज करेंगे कि हाँ ये मोस्ट ऑफ द कंट्री पे अप्लाई हो। अब देखिए जो हम बात करें कि पर्टिकुलर वाला, तो फर्स्ट पार्ट जो है पार्टी मॉडल का, वो हम किससे बता सकते हैं, 5C से बताते हैं, C5। तो 5C के माध्यम से हम पार्टी मॉडल्स को बता सकते हैं, जो कि हमारा जो पहला है ये, अगर हम पोस्ट बिहेवियरल में देखें तो जो पार्टीज मॉडल हैं या जो पार्टी सिस्टम है या जो पार्टीज हैं, उनका रेलेवेंस एक पर्टिकुलर स्पेस में है, एक पर्टिकुलर कंट्री में है, एक जगह पर है। दूसरा है जो टाइपोलॉजी है जो जर्नलाइज है, जिसे हम ज़्यादातर देशों में लागू कर सकते हैं। तो पहले वाले मॉडल में जो कि हमने बात करा कि 5C के माध्यम से हम बता सकते हैं, पहला है क्लेवेज, दूसरा है कैचॉल, तीसरा है कंसोशिएशनल, चौथा है कार्टेल और पांचवा है कंजर्वेंसी। तो ये 5 मॉडल हैं जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्टी सिस्टम या पार्टी मॉडल के अंदर हम बता सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्लेवेज मॉडल को देखते हैं। देखिए तो इसके अंदर जो सैमूर, मार्टिन एंड लिपसेट हैं और स्टीन रॉकन है, उन्होंने क्लेवेज मॉडल को प्रेजेंट करा, ठीक है, पार्टी सिस्टम या पार्टी का एक क्लेवेज मॉडल। तो क्लेवेज मॉडल में क्या है कि ये देखते हैं कि जो दरार है, जो सामाजिक समूहों के बीच में जो दरार है, विभाजन है, उसको संदर्भित करते हैं। जैसे हर सोसाइटी है, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ दरार है, कुछ ना कुछ विभाजन है आर्थिक सामाजिक तौर पे, ठीक है। तो उसके आधार पे इन्होंने एक क्लेवेज मॉडल प्रेजेंट करा, जो कि पार्टी लिटरेचर में एक अभूतपूर्व खोज है। उनका जो काम है, ये जो क्लेवेज की राजनीति के संस्थागतकरण के बारे में हमें बताता है।
कि जो क्लेवेज पॉलिटिक्स है, ये जो दरार की जो राजनीति है, इसका संस्थाकरण हो चुका है। दरार संरचनाओं को पार्टी प्रणाली में बदलने और यूरोपीय पार्टी प्रणाली को की आगे की पीढ़ी की चर्चा करते हैं कि देखिए, जो सोसाइटी के अंदर दरार होती हैं, जो क्लीवेज होता है, उसका किस तरीके से जो पार्टीज हैं उसका कैसे वो अपना प्रयोग करते हैं, अपने आप को बिल्ड करने के लिए उस दरार का प्रयोग करते हैं, वो अपने फायदे के लिए जो दरार है पार्टी सिस्टम के अंदर उसको यूज करते हैं, जो समाज के अंदर जो दरार है उसको यूज करते हैं और अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं। तो यहाँ पे जो लिपसेट एंड रोकन है, इस चीज को बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि देखिए, जो समाज के अंदर जो पार्टी करती क्या है, इस दरार का इस दरार का फायदा लेते हुए लोगों को क्या करती है, अपने साथ लेके आती है, अपने 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 लिए मोबिलाइज करती है, उसका ध्रुवीकरण करती है, एकीकृत करती है वो अपने पार्टी को बिल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो लिपसेट एंड रोकन ये बोलते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट इंटीग्रेशन डायलेक्टिक है, ये सेंट्रल है इसके एनालिसिस में, ये क्लीवेज पॉलिटिक्स के एनालिसिस में सेंट्रल है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है उसमें हर वर्ग अलग अलग है, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से हर कोई अलग अलग है, और इस दरार का फायदा लेते हुए जो पार्टी है वो मोबिलाइज करती है कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ समूहों को। अब देखिए, जो लिपसेट एंड रोकन है ना, वो जो क्लेविस मॉडल के अंदर ये बोलते हैं कि जो वोटर्स है ना, वो दो क्राइटेरिया में जुड़ते हैं, मतलब दो भागों में पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं। एक तो क्या है कि एक एक में क्या होगा, जो सोशल कल्चरल है, इंक्लूडिंग रीजन, क्लास, रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई रिलीजियस कल्ट, इस तरीके का, या फिर लैंग्वेज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी से लोग जुड़ते हैं, ठीक है। दूसरे में जो, क्योंकि दरार होती है सोसाइटी के अंदर, तो हर कोई चाहता है कि नहीं, मैं अपनी क्लास वाले व्यक्ति से जुड़ूं, अपनी क्लास वाली पार्टी से जुड़ूं, अपने अपनी अपनी उस पार्टी से जुड़ूं जो मेरे रिलीजन को फॉलो करती है या फिर लैंग्वेज को फॉलो करती है, या जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ। तो लो पार्टी जो है वो अलाइन इस तरीके, वो जो वोटर्स है वो अलाइन इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से जुड़ते हैं। दूसरा होता है पॉलिटिकल, दूसरा जो दरार होती है वो होती है आपकी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या होता है कि वी वर्सेस दे। तो ये क्या होता है, ये पार्टीज के बीच में होता है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो ये वी वर्सेस दे वाला कंसेप्ट, तो ये पॉलिटिकल होता है, ठीक है। तो दो तरीके की दरार होती है, ठीक है। उस दरार के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अपने अपनी तरफ लोगों को खींचती है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो लिपसेट है वो एक बात और लेके आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं ये जो क्लेविस मॉडल है, जो नई डेमोक्रेसीज आ रही है, नई इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज आ रही है, वो क्या है, अनस्टेबल है और बहुत लचीली या गठबंधन की सरकार है जो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डीप रूटेड क्लेविस को एड्रेस नहीं कर पाती, जो समाज के अंदर दरार है उसको जान नहीं पाती या फिर उसको एड्रेस नहीं करती। इसलिए जो पॉलिटिकल जो पार्टी का जो सिस्टम है यहाँ पे वो क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत। तो ये बोलते हैं कि जब पार्टी जो ये क्लीवेज है, ये जो दरारें हैं, अगर इसको अच्छे से समझ लेती है तो ज़्यादा ज़्यादा देर तक वो सत्ता में बनी रहती है। अब जो क्लेविस मॉडल के बाद जो सेकंड सी है, 2C है, उसमें आता है कैचॉल पार्टी। तो देखिए, जो कैचॉल पार्टी है वो ऑटो किचीमर का है, जिन्होंने आइडेंटिफाई करा इस मॉडल को। तो ये बात कर रहे हैं कि देखिए, जो मास पार्टी होती थी, जो सबकी पार्टी होती थी, जो मास पार्टी है, जैसे कांग्रेस एक टाइम पे मास पार्टी थी, कि कई बार ये भी बोला जाता था कि कांग्रेस इज द ओनली वॉइस दैट इंडिया कैन हेयर, कि मतलब कांग्रेस ही वो आवाज है जिसे इंडिया सुनना सुनना चाहता है और सुन सकता है। तो जो मास पार्टी है वो किस तरीके से डिक्लाइन हुई
और जो मास पार्टी से डिक्लिनेशन के बाद अब क्या हो रहा है कि पार्टी का जो इमर्जेंस हुआ है, पार्टीज का ऐसे इमर्जेंस हुआ है, वो कैच ऑल पार्टी के तौर पे हुआ है। ठीक है। और ये जो कैच ऑल सिस्टम है ये पार्टी लिटरेचर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पे फिर वर्क करा आगे। मगर यहाँ पे किचीमर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे पहले आता है कैच ऑल पार्टी को लेकर, कि कैसे जो मास पार्टी थी वो कैसे डिक्लाइन हो रही है। जैसे इंडिया में भी आप एग्जांपल देखेंगे कि जैसे एक टाइम पे जो कांग्रेस थी वो स्टेट पे थी, सेंटर पे थी, सब जगह थी, और कैसे ये मास पार्टी धीरे धीरे कोएलिशन गवर्नमेंट की तरफ मतलब उस स्थिति में आ गई। तो यहाँ पे जो किचीमर है ये बोलते हैं कि देखिए जो आइडियोलॉजी को लेकर जो कमिटमेंट है, जो आइडियोलॉजिकल लॉयलिटी थी लोगों को लेकर, लोगों के बीच में पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर, वो धीरे धीरे घटती गई। और अब क्या हो गया कि पार्टीज ना कैच ऑल की बात करने लगी कि हाँ अब हम आइडियोलॉजी पे बात नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस में देखो कि दो पर्टिकुलर पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी एकदम एकदम अपोजिट है, और इलेक्शन के टाइम पे वो साथ आके लड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो कैच करना चाहती है, वोटर्स को कैच करना चाहती है, या जिस तरीके से भी। तो इलेक्शन जीतना एक इंपॉर्टेंट पक्ष हो जाता है, आइडियोलॉजी उतना प्रभावी नहीं रहता। किसीवर का जो वेस्टर्न यूरोप की पार्टी सिस्टम को एनालिसिस करने के बाद वो ये बोलते हैं, वो क्लासिफाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे बोर्जुआजी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड क्लास मास पार्टीज, डिनोमिनेशनल पार्टी। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेशनल का मतलब होता है किसी ना किसी रिलीजियस इंटिटी से जुड़ी हुई पार्टी, ठीक है। और चौथी जो है वो आपकी है कैच ऑल पीपल्स पार्टी। तो इस तरीके की इन्होंने कैटेगराइजेशन प्रस्तुत करी, क्लासिफाइड करा पार्टीज को। वेस्टर्न यूरोप की जो पार्टी सिस्टम है उसमें ये चार इन्होंने स्टेजेस बताए कि जो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं जहाँ पे जो पार्टी सिस्टम है वो इन चार आधारों पर रहता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, जो हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए हर पार्टी अपने बेस में क्या रखती थी, वर्कर्स को रखती थी। ठीक है। तो देखेंगे कि वर्कर जो थे हर पार्टी के बेस में थे, मगर पार्टी ये भी चाहती थी कि और भी जो समाज के समूह हैं वो भी इनसे आके मिले, या फिर और भी लोग जुड़े, कि हमारा बेस तो वर्कर ही है मगर और लोग भी है, और जो क्लाइंट्स भी हैं वो भी हमारी पार्टी से जुड़े। इसलिए इन्होंने बोला कि कैच ऑल पार्टी ये क्या करना चाह रही है, हर हर सेक्शन को अपनी तरफ कैच करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे किचीमर का जो बिलीव था कि देखिए कि ओनली जो बड़ी पार्टी है, जो मेजर पार्टी है, वो सक्सेसफुल होती है कि कैच ऑल पार्टी में कन्वर्ट करने में, या फिर कैच ऑल पार्टी बनने में। अब देखिए जो थर्ड सी है वो आता है एरन लिस्पर्ट का। देखिए पार्टी सिस्टम के लिटरेचर में एरन लिस्पर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब देखिए जो एरन लिस्पर्ट का जो जो मॉडल है, कंसोशिएशनल मॉडल जो है, उससे पहले उसमें ये आर्ग्यू क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि जो समाज के अंदर दरार है, मान लीजिए जो क्लीवेजेस हैं, जो दरार है, उसको ना हम कम कर सकते हैं। इस दरार को हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। किससे? जो एलीट वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है समाज का, वो इस खंडीय दरार को कम कर सकता है संयोग के माध्यम से। अब जो इनका जो कंसोशिएशनल मॉडल है उसमें ये बात कर रहे हैं कि देखिए जो समाज के अंदर जो दरार है ना, इसको हमें और गहरा नहीं करना है। जैसे हर सोसाइटी के अंदर दरार है, क्योंकि बहुत सारी दरार होती है, सोशो इकोनॉमिक बेसिस पे होती है, रिलीजन को लेकर। इस दरार को हमें और गहरा नहीं करना है, बल्कि इसको हम कॉपरेशन के माध्यम से हम इसको भर सकते हैं। यानी इसमें जो पार्टी एलीट है, जो जो एलीट सेक्शन है, जो एलीट लोग हैं, हर हर दरार या फिर हर एक क्षेत्र का एक एलीट व्यक्ति होगा, उस उन एलीट लोगों में क्या होता है, कॉपरेशन की भावना पैदा करके, और ऐसे हम रूल या फिर एक
कोऑपरेशन के माध्यम से इस दरार को हम भर सकते हैं, ना कि इसको और गहरा करें। अब देखिए जो फोर्थ सी है, जो कार्टेल मॉडल है, जो कि मेयर्स एंड रिचर्ड कार्ड्स ने जो प्रेजेंट करा, ये जो कार्टेल मॉडल, जिसमें ये बात करा जाता है कि कैसे जो सिविल सोसाइटी और स्टेट है, उन दोनों का रिलेशन क्या है पार्टी पार्टी से, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट को। और जो कार्टेल मॉडल है वो एग्जामिन करता है, मेयर इसमें एग्जामिन करता है और बताता है कि जो पब्लिक फाइनेंसिंग है, जो लोग जो हैं, जो आम जनता है, जो पर्टिकुलर पार्टी को फाइनेंस करती है, दान देती है, ठीक है, चंदा देती है, और जो स्टेट है वो कैसे इसको फैसिलिटेट करता है। और इस वजह से क्या है कि जो पार्टी जो है वो ज़्यादा टाइम तक पावर में रहती हैं, और दूसरा नई पार्टियों को स्पेस नहीं मिलता सामने आने के लिए, या फिर वो एक बाधा उत्पन्न करती हैं नई पार्टी को आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनेंस का रोल है, जो पार्टीज के अंदर जो पैसों का रोल है, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन में जो पैसा होता है, जो मनी होता है, उसका अलग अलग आयाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो मनी है, जो पैसा है, वो क्या है, एक तो आप पीपल को हायर कर सकते हैं अपने स्पीचेस को, स्पीचेस देने के लिए आपको स्टेज चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो खर्चा होता है। और दूसरा होता है कि जब पैसा एक तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए भी होता है, कि हम पैसे को पैसे के तरीके से नहीं देके हम उसको एक तरह से मदद करने के तौर पे, तो पैसे का जो रोल है और सेम उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं मेयर कि जो पब्लिक फाइनेंसिंग है और एक्सपेंडेड रोल ऑफ स्टेट है, वो पार्टी लीडर्स को क्या करता है, जो कंपटीशन है उसको कई बार कम करता है। और ज़्यादातर जो पार्टी, जो पुरानी पार्टी है जिनके पास पैसा अच्छा है, स्टेट का एक अच्छा सपोर्ट है, तो वो ज़्यादा टाइम तक पावर में रहती है या बनी हुई रहती है। अब देखिए ये जो मेयर है वो अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं, जो कार्टेल मॉडल के अंदर बात करते हैं। देखिए जो पार्टीज होती है उसे कई बार जो स्टेट का जो अनुदान मिल रहा होता है, और एक जो पार्टीज जो कैंपेन करती हैं वो हाईली प्रोफेशनलाइज इंडिविजुअल के माध्यम से करती है, और जो स्टेट रेगुलेटेड मीडिया है उसका भी एक्सेस उनको मिलता है, ठीक है। और जो स्ट्रैटार्टिकल जो रिलेशन है, जो ऑर्डिनरी पीपल और पार्टी एलिट के बीच में जो एक संबंध है स्तरीयकृत, यानी स्ट्रैटार्टिकल जो रिलेशन है, जो स्तरीयकृत रिलेशन है, जो कि आप देखते होंगे कि जैसे पुराने टाइम पे देखिए कि जो पार्टी का रिलेशन कैसा होता था, कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, फिर ये जो पैट्रोन होते थे, जो गांव के जो प्रमुख होते थे, उनसे इनका संपर्क अच्छा होता था। फिर इन पैट्रोन का मासिस जो जनता के द्वारा जनता से अच्छा संपर्क होता था। तो इस तरीके का जो स्तरीयकृत रिलेशन है वो मजबूत होता है, और जो इंटर पार्टी कंपटीशन है वो कई बार मिनिमाइज होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, और इनके पास बहुत सारा पैसा होता था, कैपिटल इंटेंसिव ये कैंपेन करते थे, क्योंकि इनके पास जो पब्लिक फाइनेंस है वो अच्छे से मौजूद होता था। तो इस तरीके से जो ये जो कार्टेल मॉडल है इसमें जो बात करते हैं कि हाँ इसमें क्या है, जो मासिस पे बहुत अच्छे से एक तरीके से कंट्रोल रहता है, या फिर जो इनका वोट बैंक है बहुत सुनिश्चित रहता है। दूसरा स्टेट भी फैसिलिटेट करता है, तो इसमें जो न्यू पार्टीज है उनका आना कई बार कठिन हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो जो कार्टेल मॉडल है वो बहुत सारी कंट्री में मौजूद था, क्योंकि एक स्टेट फंडिंग मिलता था, बहुत सारा पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता था, जो कि अगर आप देखो जैसे कि वो सोशलोजिस्ट है एम एन श्रीनिवास, तो जब वो पार्टी सिस्टम की बात करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस से, तो वो बोलते हैं कि एक पैट्रोनेज पॉलिटिक्स चलता था,
भारत के अंदर क्या चलता था, पैट्रोनेज। तो जो पार्टी जो एलीट होते थे वो लोकल लेवल पे जो पैट्रॉन होते थे, जो संरक्षक होते थे, जैसे गांव देहात या जिला का, उससे मिलते थे और एक सिस्टम ऑफ चेन होता था। ठीक है। तो उस तरीके का जो कार्टेल मॉडल वो काफी देशों में प्रेजेंट था, इवन इंडिया में भी कहीं हद तक हम देख सकते हैं इस चीज को। अगर देखिए, अगर कार्टेल का अगर आप मीनिंग समझना चाहते हैं तो कार्टेल का मीनिंग ये होता है कि जैसे आप देखिए कंपनीज जो होती है, तो बड़ी बड़ी कंपनी अपने अपने क्षेत्र को बांट लेती है कि हाँ मैं स्टील पे वर्क करूंगी, मैं सॉफ्ट ड्रिंक पे वर्क करूंगी, मैं और किसी एरिया, तो एरियाज अपने बांट लेते हैं और आपस में compete नहीं करते। तो इसी तरीके से क्या है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या हुआ कि जो पार्टी सिस्टम था वो इस तरीके का इमर्ज हुआ है कि जो पार्टीज है ना वो कार्टेल में बटी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो कोई सेकुलरिज्म के लिए एक अलग से अलग पार्टी बात करेगी तो वो दूसरी पार्टी उसमें, तो पार्टी ने अपने अपने क्षेत्र डिवाइड कर रखे थे कि हाँ इस क्षेत्र में हम रहेंगे, इस क्षेत्र में। तो कार्टेल और दूसरी पार्टीज को यहाँ पे एंटर करने में मुश्किल हो जाता है क्योंकि कार्टेल ऑलरेडी बटे हुए हैं। साथ में स्टेट का भी सपोर्ट मिल रहा होता है और पब्लिक फाइनेंसिंग भी अच्छी होती है, तो इसलिए नए नए पार्टीज का आना कठिन हो जाता है। अब पांचवा सी है जो कंजर्वेंसी मॉडल है, वो ये जो मॉडल है, ये जो पार्टी मॉडल है, ये आता है आपका 1970। किसके बाद आता है, जब इकोलॉजिकल और एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स सामने आते हैं। कि आप सबने भी देखा होगा कि ये पर्यावरण संरक्षण की बात कब से शुरू होने लगी, एंटी ये परमाणु युद्ध के विरोध में बातें हो शुरू होने लगी, इस टेक्नोलॉजी के विरोध में बातें शुरू होने लगी। और ज़्यादातर जो ये कंजर्वेंसी मॉडल है इसको रिप्रेजेंट करा किसने, ये जो आइडियोलॉजी जिनकी थी, ग्रीन पार्टीज ने इन मॉडल को प्रेजेंट करा कि हाँ कि कि हमें चैलेंज करना है। ये चैलेंजर पार्टी के रूप में भी सामने आई, जो कि बात करती थी एंटी न्यूक्लियर की, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करती थी। ग्रीन पार्टी जैसे हो गई इसमें एग्जांपल। अब हम बात करते हैं पार्टी टाइपोलॉजीज एंड पार्टी सिस्टम। देखिए, जो बिहेवियरल फेज था जिसके अंदर दो चीज़ें निकल के आई कि एक तो वैसे मॉडल, वैसे पार्टीज के मॉडल जो एक कंट्री स्पेसिफिक हैं, एक राज्य एक क्षेत्र स्पेसिफिक हैं। ठीक है। दूसरा जो मॉडल है वो जिसमें हमने पार्टीज को थ्योराइज करा और ये बताया कि ये मॉडल ज़्यादातर देशों में एप्लीकेबल है, एक यूनिवर्सलाइज मॉडल है। तो उसके सेकंड खंड में हम आ चुके हैं। पहले मॉडल में हमने 5C का जिक्र कर लिया कि जो पार्टी सिस्टम या पार्टी मॉडल है वो 5 तरीके हैं, जिसमें क्लेवेज है, कैचॉल है और भी बहुत सारे। तो अब हम सेकंड वाले पार्ट पे आ गए जो पार्टी सिस्टम को थ्योराइज कर रहा है और ज़्यादातर देशों में ये एप्लीकेबल है, यह यूनिवर्सलाइज है। तो इसमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आता है जियोमनी सटोरी का। तो देखिए, सटोरी ने 1970 में ये पार्टी टाइपोलॉजीज के बारे में हाँ अध्ययन शुरू करा और बताया कि इन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो बहुत सारे देशों में जो पार्टीज हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी है। उन्होंने उन कॉमन फीचर को ऑब्जर्व करा बहुत सारी कंट्रियों में और उन्होंने अपने रिसर्च में पार्टी सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हुए उन्होंने कई तरीके के पार्टी सिस्टम का क्लासिफिकेशन करा, जिसमें से उनके सब ये जो 7 जो पार्टी सिस्टम है वो प्रमुख हैं। और यहाँ पे जो फर्दर और भी पार्टी सिस्टम के ऊपर और लोगों ने भी काम करा सटोरी के बाद, क्योंकि सटोरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पार्टी एनालिसिस में, पार्टी सिस्टम एनालिसिस में। उसके बाद आते हैं रिचर्ड गुंथर एंड लैरी डायमंड। इन्होंने भी पार्टी टाइपोलॉजीज और पार्टी सिस्टम के बारे में बात करा 21st सेंचुरी के बिगनिंग में। इस 21वीं सदी के शुरुआती में पार्टी टाइपोलॉजी और उसके वो किस तरीके से विकसित हुआ उसके ऊपर बात करा। अब जैसे कि जो पार्टी सिस्टम्स, देखिए हर जगह का अलग मॉडल है, हर जगह का। मगर जो जियोवनी सटोरी हैं उन्होंने जब एनालाइज करा
सभी लगभग काफ़ी देशों का, तो उन्होंने कुछ कॉमनैलिटीज़ पाई। उसको आइडेंटिफाई करते हुए उन्होंने 7 भागों में पार्टी सिस्टम या जो पार्टी व्यवस्था है या जो दलीय व्यवस्था है उसको आंकलित करा। तो सटोरी ने जो प्रेजेंट करा उस कॉमनैलिटी को देखते हुए, उस फीचर्स को देखते हुए, तो उन्होंने सात सात तरीके के पार्टी सिस्टम्स की बात करी। सबसे पहले सिंगल पार्टी सिस्टम जो अल्बेनिया और यूएसएसआर में है, हेजेमनिक पार्टी सिस्टम जो मैक्सिको में है, टू पार्टी सिस्टम जो यूएस, यूके, न्यूजीलैंड में है, प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम जो इंडिया, जापान में है, लिमिटेड एंड मॉडरेट प्लूरलिज्म जो कि बेल्जियम, जर्मनी में है, सिक्स्थ एक्सट्रीम एंड पोलराइज्ड प्लूरलिज्म जो कि चिले, इटली, फिनलैंड और नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में है, और सेवन्थ जो है वो है एटमाइजेशन जो कि मलेशिया में है। तो ये 7 तरीके के पार्टी सिस्टम्स की सटोरी ने बात करी। अब इसके बाद जो रिचर्ड गुंथर हैं और लैरी डायमंड हैं, उन्होंने भी न्यू टाइपोलॉजीज के बारे में बात करी, न्यू पार्टीज की टाइपोलॉजीज के बारे में बात करी, उनके ऑर्गेनाइजेशनल बेस, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोग्रामिक, स्ट्रेटेजिक क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। तो उन्होंने 5 तरीके की जर्नल पार्टीज को बताया। उन्होंने 5 किस्म की पार्टियां बताई। सबसे पहली जो पार्टी है वो एलीट बेस्ड पार्टी है, दूसरा मास बेस्ड पार्टी है, तीसरा एथनिसिटी बेस्ड पार्टी है, चौथा इलेक्टोरलिस्ट पार्टी है, पांचवा है मूवमेंट पार्टी। तो इन 5 तरीके की पार्टियों का आइडेंटिफाई न्यू टाइम में रिचर्ड गुंथर एंड लैरी डायमंड ने किया।